हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको पता होगा कि जो अर्थ के ट्रॉपिकल एरिया हैं, ट्रॉपिकल इसका मतलब जो हमारा इक्वेटर है अर्थ पर, उस इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो पूरा का पूरा एक बेल्ट बनती है जिसको हम लोग ट्रॉपिक बोलते हैं या ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसके अंदर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो उस वक्त प्लांट्स की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन इसी एरिया में उगने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया या ग्रासेस हो गई, ये प्लांट्स ने इवोल्यूशनरी स्टेप लेते हुए अपने अंदर एक ऐसी मैकेनिज़्म को डेवलप किया जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक की जो एफिशिएंसी थी उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया। आज हम उसी पाथवे की बात करेंगे और वो पाथवे है हमारा C4 पाथवे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 5 ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस, द C4 पाथवे और द C4 साइकिल। अगर हम देखें C3 प्लांट्स में जो हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था, इसमें RUBP उसका कार्बोक्सिलेशन कर रहा था ये एंजाइम रुबिस्को, और वो एक 3 कार्बन PGA यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट में उसके 2 मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ रहा था, ब्रेक कर रहा था। ऐसा हो रहा था हमारा जब तक हम फोटोसिंथेसिस की हमने लास्ट जो क्लास में रिएक्शन को पढ़ा केल्विन साइकिल के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, C4 पाथवे को यूज़ करते हैं जिसके अंदर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक कंपाउंड होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, उसको कार्बोक्सिलेट करके एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं उसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं, और जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम होता है PEP कार्बोक्सिलेज। ऑलराइट, तो PEP कार्बोक्सिलेज क्या काम कर रहा है C4 प्लांट्स के अंदर, वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को एक 4 कार्बन कंपाउंड में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जबकि C3 प्लांट्स के अंदर क्या था, वो 3 कार्बन कंपाउंड PGA के अंदर कन्वर्ट हो रहा था RUBP। तो ये मेजर डिफरेंस है C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का। इसीलिए हम C3 प्लांट्स इस 3 इसलिए हमने नंबर रखा है क्योंकि यहाँ पर ये 3 कार्बन PGA में कन्वर्ट हो रहा है, और 4 हमने C4 में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट्स से थोड़े से अलग होते हैं। उनका उनका जो अगर आप देखेंगे उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं C3 प्लांट से। जैसे उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की अनैटमी होती है लीफ के अंदर, या उनकी जो लीफ होती है उसकी अनैटमी C3 प्लांट्स की लीफ की अनैटमी से डिफरेंट होती है, और उस अनैटमी को हम लोग बोलते हैं क्रैंस अनैटमी। अब ये क्या होती है इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर तो ये होता है C4 प्लांट्स का। उसके अलावा ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं जो कि हमारे C3 प्लांट्स इतना नहीं कर सकते। सो कंपैरेटिवली C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। देन ये हाई लाइट की जो इंटेंसिटीज़ होती हैं जो कि ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको, वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली C3 प्लांट्स के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होती जो C3 प्लांट्स ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अंदर इवोल्यूशनरी चेंजेस ला के डेवलप किए। देन सबसे बड़ी बात क्या है कि दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस में शुगर का जो प्रोडक्शन है वो बन रहा है, वो हो रहा है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, वहाँ पर एनर्जी भी यूज़ हो जाती है और किसी तरीके की कोई शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरीके की वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या किया, उन्होंने इस फोटो रेस्पिरेशन को ही ख़त्म कर दिया। अब वो जो वेस्टफुल प्रोडक्ट था या वेस्टफुल प्रोसेस था वो प्रोसेस C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होती। तो इसलिए ये जो डिफरेंसेस हैं C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स के, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके अलावा दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास।
अब बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट जो अब बायोमास तो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत अच्छे से हो रही है, वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो रही है। अब वो ज़्यादा एफिशिएंसी के अगर साथ होगी तो डेफिनेटली जो बायोमास है वो उसका बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का एज ए डिफरेंस की तरह लिए जाते हैं। अब अभी हमने बात करी क्रैंस अनैटमी की, राइट? तो वो क्या होती है क्रैंस अनैटमी? C3 की जो लीफ होती है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। आप देखिए यहाँ पर ये आपका C3 प्लांट है और इस C3 प्लांट के अंदर ये आपकी पैलिसेड मीजोफिल है, जो आपको ये एक इलोंगेटेड मीजोफिल सेल्स दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी राउंड या ओवल शेप में दिखाई देंगी, ये आपकी स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर आपको ज़्यादा ग्रीन दिखेगा। और यहाँ अगर आप देखते हैं ये आपका C4 प्लांट है, ये C4 प्लांट की अनैटमी है और इसके अंदर आपको देखेंगे कि जो आपका मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर ये लाइट ग्रीन है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर कम है, क्लोरोप्लास्ट C3 के अंदर मीजोफिल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। और जो C4 की लीफ होती है उसके अंदर दो तरीके की क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती हैं और बहुत डिस्टिंक्ट सेल्स होती हैं ये। एक तो होता है मीजोफिल, तो आप मीजोफिल देख रहे हैं वो तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। उसके साथ में यहाँ है बंडल शीथ। तो ये जो आप देख रहे हैं डार्क कलर की एक राउंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल्स की, ये है हमारी बंडल शीथ। और इसके अंदर डार्क ग्रीन ये कलर से आप देखेंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन यही बंडल शीथ अगर आप इसमें देखेंगे C3 प्लांट में तो यहाँ पर ये लाइट कलर में है। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट या तो नहीं है या बहुत कम है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस बताता है कि जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आपके पास दो तरीके की सेल्स हैं जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हैं, एक मीजोफिल और एक बंडल शीथ। लेकिन C3 लीफ में केवल मीजोफिल सेल्स के अंदर ही ये क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम इसको बोलते हैं क्रैंस। क्रैंस का मतलब होता है जर्मन में रैथ। रैथ, अब आप बोलेंगे रैथ क्या होता है, तो काफ़ी लोगों को पता होगा रैथ क्या होता है। रैथ होता है एक तरीके का, आपने देखा होगा जब किसी की कोई सैनिक या कोई कोई पॉलिटिशियन होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और वो एक गोल एक राउंड एक फ्लावर का जो एक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुष्प चक्र, तो वो उसको चढ़ाया जाता है, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं रैथ। तो वो एक फ्लावर का सर्कल होता है, उसको रैथ बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक रैथ की तरह है, एक बिल्कुल साइकिल एक सर्कुलर इसकी शेप आ रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रैंस। और क्रैंस जो है जर्मनी का वर्ड है रैथ के लिए। तो इन सेल्स को हम लोग क्रैंस सेल्स बोलते हैं। और इस अनाटमी को जहाँ पर ये क्रैंस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा उनको हम लोग बोलते हैं क्रैंस अनाटमी। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि क्रैंस हम किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी के लोगों को भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो बंडल शीट की सेल्स हैं वो बहुत सेवरल लेयर्स होती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका वेस्कुलर बंडल है, इधर भी ये आप देखेंगे वेस्कुलर बंडल है और इसके तरफ ये आपको यहाँ बंडल शीट मिल जाएगी। ऑलराइट, एंड दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इम्परवियस होती हैं गैशियस एक्सचेंज में, यानी गैस एक्सचेंज बहुत नहीं होता यहाँ। एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, वो आपको नहीं मिलेंगी इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पर। सो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं आपको, जैसे कि कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, सोरगम हो गया या ग्रासेस हो गई। तो वो सारी चीज़ें आपको ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती हैं। और ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है। अगर आप अर्थ को देखेंगे और इस अर्थ को एक आप इक्वेटर बना लेंगे, इस इक्वेटर के तरफ ऊपर नॉर्थ में होता है यहाँ पे 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्रीज पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पर इस एरिया में अर्थ के जो भी कंट्रीज़ पड़ते हैं उन सबको हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बोलते हैं। और वहाँ पर इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो काफ़ी डेवलप होती हैं, जैसे कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, सोरगम हो गया,
है ना, बहुत बड़े बड़े ग्रास के बहुत फील्ड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके के रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ की अनैटमी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये C4 अनैटमी या क्रैंस अनैटमी मिलेगी और इन प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे C4 प्लांट्स। अब जो C4 प्लांट्स है या C4 पाथवेज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। इसका नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। और ये जो साइकिल होती है C4 की, ये बेसिकली बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं और जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके बीच में कोऑपरेटिव एफर्ट की वजह से ये हो पाती है। अगर ये दोनों के बीच में कोऑपरेटिव एफर्ट नहीं होगा, एक तरफ मीजोफिल सेल है, एक तरफ बंडल शीथ की सेल है और बीच में आप देख सकते हैं कि ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं जो कि दोनों के बीच में एक अनइंटरप्टेड कनेक्शन बना रहे हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तब ये इसके ये जो साइकिल है ये पॉसिबल नहीं है। सो नो मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट इज़ मोर देन 2 और 3 सेल्स अवे फ्रॉम द नियरेस्ट बंडल शीथ सेल। इसका मतलब ये है कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं और जो बंडल शीथ की सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज विसिनिटी के अंदर होती हैं। दूसरा, देर इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा which connect mesophyll and bundle sheath cells and providing a pathway for the flow of the metabolites between द सेल टाइप्स। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा वो कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से दोनों सेल्स के जो बीच का प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है और बड़े इजीली एक सेल का कंटेंट दूसरी सेल के अंदर जा सकता है और इस सेल का कंटेंट इस सेल में मीजोफिल सेल के अंदर जा सकता है। तो ये अगर ये पॉसिबिलिटी है तभी जाके ये C4 पाथवे हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो साइकिल का पार्ट है वो मीजोफिल सेल में होता है और कुछ साइकिल का पार्ट वो बंडल शीथ सेल में होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे और एग्जैक्टली हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हैच एंड स्लैक पाथवे काम करता है। तो जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है जिसको PP बोलते हैं ये आपको मिलेगा मीजोफिल सेल के अंदर। तो यहाँ देखिए ये आपकी ग्रीन कलर की सेल है, ये आपकी मीजोफिल सेल है और ये नीचे वाली जो सेल है ये आपकी बंडल शीथ सेल है। ये प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन है, राइट। यहाँ पर ये आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मीजोफिल सेल्स होती है इनके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं दे लैक रुबिस्को एंजाइम। और वो रुबिस्को एंजाइम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रुबिस्को एंजाइम होता है वो RUBP को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अभी अभी पता है हमने किसके अंदर कन्वर्ट करता है RUBP को, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो वो जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता और ये जो PP कार्बोक्सिलेज है जो एंजाइम है इसको हम लोग बोलते हैं PPCase, राइट। ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट में। सो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसीटेट इसका नाम है। ये एक तरीके का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी आप बोल सकते हो। तो ये C4 एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे 4 कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं जैसे कि मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया। सो ये सभी सब एसिड्स ही हैं। इसीलिए यहाँ पर एक जनरल लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन के बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के कार्बोक्सिलेशन के बाद ये C4 एसिड्स बनाता है। अब ये जो C4 एसिड्स हैं ये आ जाते हैं सीधे प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीथ सेल के अंदर। तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गए। उसके बाद बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो C4 एसिड्स हैं इनको ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर ये C4 एसिड है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया तो मॉलिक्यूल निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ में बिकॉज ये C4 में से एक कार्बन निकल गया तो अब कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन बचे। तो यहाँ पर ये C3 एसिड बन गया, ऑलराइट। और ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसको वापस ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया जाता है कहाँ, मीजोफिल सेल के अंदर। वहाँ पर ये दोबारा से PP बना देता है और इस तरीके से साइकिल को कंप्लीट करता है और ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल के अंदर कैल्विन पाथवे में जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके अंदर ये एंटर कर जाती है और ये पाथवे के थ्रू ये फिर पूरा अपना कैल्विन साइकिल को कंप्लीट करती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो ये कैल्विन पाथवे है ये C3 और C4 दोनों के अंदर कॉमन है।
ये C4 में भी मिलेगा आपको और ये C3 में भी मिलेगा। लेकिन C4 के अंदर ये जो एडिशनल एक तरीके का ये पाथवे है, हैच एंड स्लैग पाथवे, ये इसके साथ जुड़ गया है और इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो ये था आपका पूरा का पूरा C4 पाथवे। अब अगर हम देखते हैं तो जो बंडल शीट के जो सेल्स होती हैं वहाँ पर आपको रुबिस्को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये वाला जो आपका एंजाइम है पैपकेस या पैप कार्बोक्सिलेज वो नहीं होगा। तो ये याद रखिए, कई बार ये एग्ज़ाम में आया है और मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एब्सेंट होता है और बंडल शीट के अंदर आपका पैपकेस एब्सेंट होता है। सो कैल्विन पाथवे इट अकर्स इन ऑल द मीज़ोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स, बट इन C4 प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन द बंडल शीट सेल्स। रिमेंबर दिस, ऑलराइट। तो इसकी वजह से क्या है, बिकॉज यहाँ पर मीज़ोफिल सेल के अंदर आपका रुबिस्को एब्सेंट है, तो ये C4 सेल्स के अंदर जो कैल्विन पाथवे है वो सिर्फ बंडल शीट के अंदर ही होता है, लेकिन C3 के अंदर ये सारी मीज़ोफिल सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि C3 के अंदर ये कैल्विन पाथवे और मीज़ोफिल सेल्स के अंदर आपका रुबिस्को एंजाइम होता है। ऑलराइट, तो ये था आपका C4 पाथवे और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगता है और आप नई नई वीडियोस और देखना चाहते हैं, और साथ में इसको अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करें। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।